नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच केरल, यूपी और राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। एमपी के इंदौर में 3 लोग और इसी के साथ ही ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में 2 लोग H1N1 से संक्रमित पाए गए हैं। देश भर के कई राज्य में स्वाइन फ्लू के नए केस मिलने से दहशत है। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण जैसे कि निमोनिया, सांस लेने में समस्या और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जो कि काफी खतरनाक संकेत है। इससे पहले कोरोना महामारी के दस्तक और उसके बाद उसकी दहशत ने काफी तबाही मचाई थी। हालांकि सरकारों की सतर्कता और इसी के साथ ही बीमारी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ने धीरे धीरे सब कुछ सामान्य कर दिया। ये सत्य है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन ने इसके खिलाफ लोगों को सुरक्षा जरूर प्रदान की। तो ऐसे में स्वाइन फ्लू की टेंशन को लेकर राज्य सरकारों की क्या तैयारी है? आखिर स्वाइन फ्लू होता क्या है, इसके लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले कोरोना जो अभी तक जिस तरह से हमने आपको बताया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ देखिए वैक्सीनेशन अगर हम बात करें तो एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे सामने निकल कर आई। लेकिन देखिए दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसार रहा है। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता की बात यह भी कि इस बीमारी को कैसे काबू किया जाए, कैसे इन आंकड़ों को बढ़ने से रोका जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर एम वली, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले तो सर आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इससे पहले कोरोना और जिस तरह से हम इस कोरोना पेंडेमिक में हम तमाम चीज़ों को हमने देखा, हालांकि उसके बाद देखिए वैक्सीनेशन आई एक सुरक्षा कवच के रूप में। वैक्सीनेशन का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें अब स्वाइन फ्लू, सर थोड़ा इस स्वाइन फ्लू के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप समझाइए आसान भाषा और सरल भाषा में कि आखिरकार ये होता क्या है और इसकी वजह क्या होती है। स्वाइन फ्लू भी एक तरह की वायरल डिजीज है। जैसे कोरोना एक कोरोना वायरस से होता है, ऐसे ही स्वाइन फ्लू का वही वायरस होता है जिसे हम H1N1 वायरस जानते हैं। तो ये वायरस भी इसी तरह से सिमिलरली ही लंग्स पे अटैक करता है और हमारे सांस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे कि नाक, गला और फेफड़ों, इनको मेनली प्रभावित करता है। इसमें भी सिम्टम जो होते हैं वो कोविड जैसे ही सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट को खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, या अगर ये काफी एडवांस होता है तो फिर पेशेंट को भर्ती करने या उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता भी हो सकती है। लक्षण लोगों में अलग अलग होते हैं। पहले भी जैसे हम लोग ने पहले बहुत सारे स्वाइन फ्लू के आउटब्रेक देखे थे, तो ऐसा नहीं है कि हर मरीज को इतने गंभीर लक्षण होंगे। कुछ लोग को जस्ट सिंपल सर्दी जुकाम के जो सीजनल फ्लू के लक्षण हैं उसी जैसे लक्षण हो सकता है आपको सिर्फ सर्दी जुकाम हो, नाक बहने, छींका न हो। और कुछ लोगों को रेयरली ऐसा हो सकता है कि उनको बीमारी गंभीर हो, जिनको आगे चल के निमोनिया या एडमिट करने या वेंटिलेटर पे डालने की आवश्यकता पड़े, पर ऐसा सभी के साथ नहीं होता। ठीक है डॉक्टर एमवली। डॉक्टर रजनीश जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। अगर हम बात करें, देखिए डॉक्टर एमवली हमें बता रहे थे कि क्या स्वाइन फ्लू होता क्या है, उसके जो लक्षण हैं सेम कोरोना की तरह ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कोरोना के लगातार जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे थे, म्यूटेशन उसमें होती है, क्या इसमें भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं? क्या इसमें भी म्यूटेशन हम देखते हैं? इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। म्यूटेशन जो है वो वायरस का एक स्वरूप चेंज करने का, अपनी संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करने का एक बचाव का माध्यम होता है। और वो वायरस जो है इस तरह से हम ये मानते हैं कि वो म्यूटेट करके या तो ज्यादा भयावह हो जाता है जैसा कि कम होता है, या वो ह्यूमन फ्रेंडली हो जाता है और ह्यूमन के साथ रहने की कोशिश करता है। तो ये म्यूटेशन का बेसिक सिद्धांत है। H1N1 ऑलरेडी हमको कई प्रकार का हमको ज्ञात है। इसकी मिनिमम 4 वेराइटीज जो हैं वो ज्ञात हैं, और इसमें H वाला नंबर चेंज हो जाता है और N वाला नंबर चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो ये म्यूटेशन इसके ऑलरेडी इसके टाइप्स हैं, वो ऑलरेडी कई टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। और मैं यहाँ एक बात भी बता दूं कि ये चिड़ियों से, बर्ड से, मुर्गियों से, पोल्ट्री से फैलता है,
और स्वाइन नाम इसका बड़ा भयावह है, जो कि दूसरी तरफ इशारा करता है, दूसरे जानवर की तरफ, लेकिन ये उनमें रिजर्वायर की तरह रहता है। तो हम म्यूटेशन से ज्यादा इसमें कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोजर सुअर से न हो। सुअर की जो जगहें हैं, क्योंकि विदेशों में बहुत ज्यादा इसका बिजनेस होता है और ये पिग्स जो हैं वो रिसर्च में भी यूज होते हैं और वहाँ पिगरीज और फार्मिंग जो है बहुत बड़ी तादाद में की जाती है। तो उनके लिए ये बहुत अहम हो जाता है जानना और बचाव करना। तो मैं इसको यही कहूँगा कि जो हम आज बात कर रहे हैं कोरोना से संबंधित फ्लू की, जिसके केसेस देखने में पिछली बार भी केरला में बहुत से आए थे और स्टेट की आपने भी बात की, तो पहचान ही इसका मुख्य वो है, निदान हो जाता है टेस्ट से और फिर इससे सावधान रहना है। तो पहचान, निदान और सावधान, इन तीनों मुद्दों पर हमको जो है ध्यान रखना होता है। और जब एक वायरस हमारे समाज में पैदा हो गया है और रह रहा है और उसके साथ दूसरा आना, अभी आपने मंकी पॉक्स का भी सुना, ये भी सुना स्वाइन फ्लू का, तो ये जो हमारा सुरक्षा कवच सबसे बड़ा है, ये लगा के रखना है हर समय। और हमें कोई भी व्यक्ति जो खांस रहा है उसके पास नहीं जाना है, 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। स्वाति जी, ये इस समय बहुत अहम हो रहा है, गर्मी का मौसम है, अभी मौसम चेंज भी होगा और ये सब बीमारियां जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में न फैलें, इसके लिए हमें रोकथाम करनी है। आपके चैनल ने ये इसके माध्यम से आज जो वार्तालाप किया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आप मास्क के लिए सबसे ज्यादा लोगों को प्रेरित करिए। ये बहुत सी चीजों से हमारी रक्षा करता है, इंक्लूडिंग स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू की हमारे पास दवाई भी है, ऐसा नहीं है जैसे शुरू से हमने कहा था कि जो वायरस आया था कोविड का, उसकी कोई दवा नहीं थी, लेकिन स्वाइन फ्लू की दवा है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसमें कुछ केसेस में जाना पड़ता है आईसीयू में और वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये किसी भी उस व्यक्ति को जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं में इसको बहुत ज्यादा हमको सतर्क रहना पड़ता है, या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनमें हमको बहुत सतर्कता से ध्यान इसका रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर एम वली जी, कई आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मास्क का उपयोग ऐसे में ज़रूर करना है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं। डायबिटिक या कोई शुगर पेशेंट है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखना है। ऐसे में अगर उनको अगर ऐसे लक्षण लग रहे हैं, अपने अंदर थोड़ा सा भी बुखार महसूस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें। मैं लौटूंगी डॉक्टर एम वली जी। डॉक्टर रजनीश जी, जिस तरह से तब आप इससे पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए डॉक्टर एम वली जी ने बताया म्यूटेशन इसमें भी होती हैं, लेकिन अगर हम म्यूटेशन की यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से हम कोरोना में देख रहे थे, हर नए वेरिएंट के साथ जो लक्षण थे वो चेंज हो रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ लक्षण ऐसे थे जो नए पाए जा रहे थे। तो क्या इसमें भी ऐसे ही होता है? क्या इसमें भी हर वेरिएंट के साथ जैसे म्यूटेशन होती है तो कोई लक्षण ऐसा है कि नया पाया जाता है मरीजों में? जी देखिए, जो स्वाइन फ्लू है वो अपने आप में ही एक वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस से सख्त होते हैं H और N, तो जैसे अभी डॉक्टर वली जी ने बताया, H और N के नंबर के आधार पे अलग HTN5 अलग अलग टाइप के स्ट्रेन हैं। तो 2009 में ये स्ट्रेन का पैंडेमिक मेनली आया था, H1N1 जिसको हम बोलते हैं। तो H1N1 का ही अलग से नाम स्वाइन फ्लू कर दिया गया था। ऐसे इन जनरल इन्फ्लुएंजा वायरस भी बहुत म्यूटेट करता है, हाईली म्यूटेबल वायरस है, उसके तमाम स्ट्रेन्स आते रहते हैं, बट सभी स्ट्रेन्स क्लिनिकली उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं जितना H1N1 या और मेजर स्ट्रेन्स हैं। पर H1N1 अपने आप में म्यूटेटेड स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि 2009 में पैंडेमिक किया था। उसके बाद उसके एपिडेमिक्स आते रहते हैं या फोकल आउटब्रेक्स आते रहते हैं। जी ठीक है डॉक्टर रजनीश जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर एम वली जी, देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करते हैं, उसमें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसमें डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही रहकर अपने आप को अगर आप अपने आप को 8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए खुद से ही सेल्फ क्वारंटाइन अगर आप होते हैं तो उससे आप ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसे स्वाइन फ्लू में भी हम हो सकते हैं क्या, या फिर हमें ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने बोला कई केसेस ऐसे भी हैं वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या इस चीज़ को थोड़ा हमें समझाइए सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा आज का जो आपने प्रोग्राम किया है ना, कंपैरेटिव आप कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपोजर के बाद जो खांसी इसमें आती है, खांसी में अजीब सा वो आवाज आती है,
और उस खांसी से पिछली बार भी हम लोग पहचान लेते थे कि जो पेशेंट फोन पे भी खांसता था तो उसकी खांसी में जैसे हमने सुना है कुकर खांसी होती है या whooping कॉफ होता है या बच्चों में जो है वो एक खांसी जिसका जो है बहुत तेजी से वो खांसी आती है उसका एक टोन होता है, तो उससे हम इसको पहचानते हैं। और खांसी इसका बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण होता है, बुखार के साथ होता है। और ये जब फैलता है तो हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा ये किया है कि इसका संज्ञान लेके जो बर्ड और पोल्ट्री फार्मिंग है उनको इंस्ट्रक्शन देके उसको हम कहते हैं बर्ड्स को कूलिंग करते हैं, उसको बर्ड्स को फौरन हटा देते हैं, पोल्ट्री से मार देते हैं, उनको जमीन में गाड़ देते हैं और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज्यादा डरने की जरूरत है। ये भी सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। अलबत्ता बहुत कम केसेस में इसमें ऐसा होगा जैसा कि हम दोनों ने बताया है कि पेशेंट को भी सीरियसनेस हो सकती है। देखिए, वायरल बीमारी का क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो ये वाला हो, कोविड हो, या ये जो दूसरे मंकी पॉक्स है इसका भी इंक्यूबेशन अभी बढ़ा दिया है। और यह जो हम आज बात कर रहे हैं फ्लू की, बर्ड फ्लू की और स्वाइन फ्लू की, ये दोनों जो फ्लू है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये ज्यादा जो है इसमें संभलने की जरूरत है। और इससे जो सबसे पहले हमको बचना है वो एक्सपोजर से बचना है। इसमें ये नहीं है कि सरफेसेस पे हो जाएगा, इसमें ये है कि जब खांसी किसी के हमें सांस जाएगा तब होगा उसका वायरस जाएगा। इसीलिए 2 मीटर की डिस्टेंस की मैंने बात की। सैनिटाइजेशन हैंड का तो ठीक है, हर एक चीज में आज जरूरी है। और हमको अभी भी देखिए कुछ स्टेट्स में कोविड के केसेस फिर से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए काफी ज्यादा संज्ञान लेके उन्होंने फिर मास्क अनिवार्य कर दिया है। तो आपने जो ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाया है वो बहुत अच्छा है। अगर खांसी ज्यादा प्रोमिनेंट है और खांसी में फूंक की आवाज है ऐसी जो इसमें बारीक आवाज निकलती है तो उस खांसी से हमको पहचान के फौरन पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए और डॉक्टर को उसको दवाई भी दे देनी चाहिए। और ये सेल्फ लिमिटिंग भी है और इसका इलाज भी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्यूरेबल है, इसका इलाज है, क्योंकि वायरल बीमारियां ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। कुछ लोगों में ये लंग्स के अलावा भी दूसरे ऑर्गन में चला जाता है और दूसरी तरह से ये उसको विकराल रूप धारण कर लेता है, तो उससे इसको रोकना है। और बच्चों की और प्रेग्नेंट लेडीज की और एल्डरली लोगों की जो हम रक्षा करते हैं तमाम वायरल इन्फेक्शन में, वो रूल यहाँ भी लागू होता है। तो ये मैं सब सुनने वालों को, दर्शकों को यही बताऊंगा कि कोई भी फ्लू आ जाए, आप अपनी हाइजीन, सैनिटेशन और क्राउड में जाना और एक दूसरे की सांस के करीब सांस लेना, इसको अवॉइड करें। इसका बेहतरीन तरीका है आप मास्क को न भूलें, मास्क हमेशा लगा के रखें, तो आप इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर एम वली जी जानकारी दे रहे हैं, डरे नहीं लेकिन सचेत जरूर रहें। और ये कहा जा सकता है कि टेंशन नहीं लेनी है लेकिन तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर एम वली जी, सवाल ये भी देखिए, अगर जिस तरह से हम कोरोना को लेकर कर रहे थे, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था, क्योंकि जब शुरुआत हुई कोरोना की तो शायद लोग घरों से बाहर निकल रहे थे बेझिझक होकर, मास्क उनके चेहरों पर नहीं था। जब डेथ रेशो बढ़ा, जब उस डेथ्स की तमाम चीजें सामने आने लगी कि जो रेशो लगातार बढ़ रहा है, वो आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तब लोग दहशत में आए, तब उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया, घरों से बाहर निकलना बंद हुए। उसके बाद तमाम चीज़ें जो हुई हमने देखी। तो थोड़ा दर्शकों के लिए मैं चाहती हूँ सर, आप उन्हें समझाएं कि अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स उन्हें लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं हम पहले घर पे ही अपने आप को ठीक करके देख लें, जो उपाय हैं वो करके देख लें, आप खुद से ही मेडिसिन ले लें, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हम तब डॉक्टर के पास जाएं। थोड़ा लोगों को सर जागरूक करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा उनको बताएं कि कितना गंभीर ये हो सकता है अगर शुरुआत तौर पर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और इलाज के लिए नहीं पहुँचते हैं तो। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको फीवर को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। हल्का बुखार है या तेज बुखार है। अगर तेज बुखार है इसका मतलब संक्रमण ज्यादा है। दूसरे, हमको अगर पहले से कोई बीमारी है डायबिटीज जैसी तो उसका कंट्रोल बेहतर रखना पड़ेगा। तीसरे, कोई भी ऐसा सिम्टम जो हमको पहले नहीं था, जैसे सीवियर हेडेक है, बॉडी एक है, इस तरह का कोई भी सिम्टम, इसमें आमतौर पर पेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, गैस्ट्राइटिस भी हो जाती है, जो वायरस कहीं भी जाता है बॉडी में, और सबसे ज्यादा मांसपेशियों में टूटन होती है। तो इस तरह के जब सिम्टम हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर आपको देख के, ये शायद आज के डॉक्टर सब समझ गए हैं
कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब कोविड आया था तो हमको सबसे पहले जो सलाह मिली थी उसमें मास्क नहीं था। WHO ने मास्क के बारे में बहुत देर में बताया, लेकिन आज हम सबको पता है कि कोविड से रोकथाम का बेहतरीन बैरियर मास्क है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हुई थी, जो दूसरे फ्लू जब हम डील कर रहे थे पहले भी, जैसे डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं, इसकी जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हुआ था और आईसीयू में भी मेरे पास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पेशेंट रहे थे, उसमें हमने यही देखा था कि लंग में जब कंजेशन होता है, पानी भरता है, एल्वियोलाइटिस होती है, तो उस समय आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उसमें भी सैचुरेशन फॉल करता है। तो हम आइडियली सैचुरेशन को अपने देख सकते हैं और इस तरह के जो ये सैचुरेशन मीटर घर घर पहुंच गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और अपना हाइड्रेशन हमको बिल्कुल ठीक रखना है। इसके साथ साथ हमको कोई भी दवा ऐसी नहीं खानी है जो डॉक्टर की सलाह के बगैर लें। हमको पैरासीटामोल बगैर डॉक्टर की सलाह के खा सकते हैं, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक का यूज या स्टेरॉइड का यूज जो है वो बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, क्योंकि इससे सभी वायरल इन्फेक्शन स्टेरॉइड खाने से बढ़ सकते हैं। कब कहाँ कितना स्टेरॉइड देना है ये डॉक्टर बेहतर समझता है, वो आपको देगा। तीसरी बात जो है ये है कि एक दूसरे के पास नहीं जाना है, ये भी इसका एक संक्रमण रोकने का तरीका है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जितने भी ये रेस्पिरेटरी वायरस इलनेसेस हैं ये सब क्लोज कॉन्टेक्ट से बढ़ते हैं और हमको इसमें बहुत सावधानी रखनी है। और आगे ये भी देखना है कि हमारी ये बीमारियां बढ़े ना। शुक्र है हमारे यहाँ मंकी पॉक्स नहीं आया, सब चैनल्स ने सावधान कर दिया था। अब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्लू की, तो ये फ्लू भी ज्यादातर बहुत कम लोगों में होता है। इसका पेंडेमिक होना मैं नहीं समझता कि इसके लिए हमको इतना ज्यादा डरना चाहिए, लेकिन हमको एहतियात जरूरी है। और मैं आखिरी बात फिर वही रिपीट करूंगा कि मास्क अगर हम लगाएंगे पाबंदी से तो ये फ्लू लाइक इलनेसेस की रोकथाम हो जाएगी। और जिन लोगों को इस तरह की टेंडेंसी है कि उनको फ्लू हो सकता है, जो एस्थमा के पेशेंट हैं जिनकी मैंने अभी तक बात नहीं की थी, उनको इस तरह के फ्लू में ज्यादा खतरा होता है और उनको डॉक्टर की सलाह से, जो एल्डरली लोग हैं उनको कुछ टीके भी लगते हैं फ्लू के, वो भी लगवाने चाहिए। उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है। इसका कोई पर्टिकुलर टीका नहीं होता है, लेकिन और जो टीके होते हैं वो एल्डरली लोगों के लिए वो उनको लगवाने चाहिए। और जरा भी कोई चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह से अपना एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ ही मैं फिर से यही कहूंगा कि मास्क जरूर लगा के रखें। हम मास्क में ढिलाई ना करें तो हम शायद बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे इससे लड़ने के लिए, और आपका आज का प्रोग्राम बहुत सफल हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे ये भी सर कि देखिए, इससे पहले अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोरोना नहीं आया था देश पे, दुनिया में, तो उससे पहले हम स्वाइन फ्लू के बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद कोरोना आया, नज़र थोड़ी हटी और कोरोना के बारे में बात होने लगी। अब देखिए जिस तरह से मामले स्वाइन फ्लू के बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से अब स्वाइन फ्लू के बारे में बात होने लगी है। क्या लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है स्वाइन फ्लू को लेकर, और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके और समय रहते ही इलाज के लिए पहुंचे? जागरूकता में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको सस्पिशन है, जैसे कि आपको फीवर आ रहा है, गले में खराश लग रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी काफी तेजी से फैलता है, जैसे कोविड काफी तेजी से फैलता है। तो ये कॉन्टेजियस बीमारी है और अभी जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एनिमल से ना होकर मेनली पर्सन टू पर्सन हो रहा है। तो इसलिए आपको एनिमल्स को लेकर इतना परेशान नहीं होना है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन हो रहा है इस समय। तो अगर आपको थोड़े भी सिम्टम आते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें। अगर आपको सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो इन जनरल प्रिवेंशन के लिए मास्क सबसे बेस्ट मेजर है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपके नोन में या आपके कोई कलीग हैं जिनको खांसी आ रही है तो बेटर है कि आप उनसे आइसोलेट रहें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह जाते समय मास्क का प्रयोग करें, या अगर इतना जरूरी ना हो तो ऐसे क्राउडेड जगह पे नहीं जाए। एट प्रेजेंट स्वाइन फ्लू के केसेस इतने नहीं है कि इसको लेके पैनिक हो या हम ये सोचें कि जैसे कोविड सेकेंड वेव में सिचुएशन थी वैसी होगी। बट डेफिनेटली जैसा हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जब पिछला पैंडेमिक रहा था तो मैं जेल में था, तो स्वाइन फ्लू कैन बी डेंजरस। जिन लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें जैसे कोविड में फाइब्रोसिस बाद में हो जाता है, स्वाइन फ्लू के केस में भी फाइब्रोसिस बाद में होता है। तो ये डेंजरस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि अगर शुगर है, बीपी है, या पहले से कोई इम्यूनिटी लो करने की दवाइयां हैं, ओल्ड एज है, प्रेगनेंसी है,
ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहना, ऐसे लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वाइन फ्लू इतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड है, लेकिन रेयरली ये प्रोग्रेस कर सकता है, आगे जाके निमोनिया का रूप ले सकता है और डेंजरस भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब डॉक्टर एम्बली जी, मैं आपके पास आऊँगी। सवाल ये सर कि जिस तरह से हमने कोविड में देखा कि जिस तरह से लगातार जो म्यूटेशन हुई, वेरिएंट नए नए निकल कर आए और डेथ रेशो एकदम से बढ़ा था, क्योंकि कोरोना जिसमें पाया जाता था एकदम से सांस लेने में दिक्कत आती थी और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, ऑक्सीजन ना मिल पाना। और अगर हम इसमें बात करें स्वाइन फ्लू की, तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के केसेस में कितनी ज़्यादा, अगर हम रेशो की बात करते हैं, वो डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? देखो, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कोविड जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब कि पूरी बॉडी के सिस्टम को वो इन्वॉल्व करके इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और पूरी बॉडी में कहीं भी वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। तो बेसिकली कोविड जो है वो वायरल डिजीज के साथ साथ इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ज्यादा घातक बीमारी है, इसके कॉम्प्लिकेशन आज तक लोग भुगत रहे हैं, जिनको हुआ है, जिनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुए हैं वो आज तक सफर कर रहे हैं, सडन डेथ भी इसमें हुई है। इसके बरखिलाफ जो जिस फ्लू की हम आज बात कर रहे हैं, जो H1N1 फ्लू होता है, ये इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है और ये लंग्स तक ही डिपेंड करता है कि इसका फैलना जो है ये निर्धारित हो जाता है कि लंग को इन्वॉल्व करेगा। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा जो अभी दो बातें बताना चाहूंगा, मास्क और स्मोकिंग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लंग के बचाव के लिए, लंग के हेल्थ के लिए। और योगा और व्यायाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दोनों में काफी फर्क है। कोविड में हमको जानकारी ही नहीं थी कि कैसे होगा, क्या होगा, और अब तक हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सब पोस्ट कोविड के लिए रिसर्च कर रही हैं कि कितने परसेंट लोगों को, कितने परसेंट को क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। लेकिन ये जो फ्लू है, जो वायरस के H1N1 के थ्रू फैलता है, इसमें हमको पूरी जानकारी है कि यूजुअली इट इज ए माइल्ड इलनेस। खांसी आएगी इसमें वो बहुत जरूरी है, और बुखार आएगा वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है लंग के सिम्टम्स होंगे, सांस फूलेगा, जिन लोगों के लंग कॉम्प्रोमाइज हैं उनको ज्यादा होगा, और इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, और ये भी सेल्फ लिमिटिंग होगा ज्यादातर केसेस में। लेकिन हमको इसका बचाव जो है बहुत अच्छी तरह से करना है, हल्के में नहीं लेना। कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ऑलरेडी बहुत सी चीजों को झेल रहा है, जिसमें पोल्यूशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है, और पिछली हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस समय काफी कम भी हो चुकी है। तो इन सब चीजों को अगर हम एक जगह रखें और उसके बाद कोई नया फ्लू आ जाए या नया मंकी पॉक्स जैसी कोई बीमारी आ जाए, तो हमें जो है डर बिल्कुल सही है, कि डरना है। और आपका ये जो प्रोग्राम करना है ये इसलिए और भी पैनिक ना करें, लेकिन हल्के में भी ना लें इस फ्लू को। अगर कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मास्क जरूर पहने, जिस तरह से डॉक्टर हमें बता रहे हैं। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी और डॉक्टर एम्बली जी, समय की कमी है सर, इसलिए चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, पैनिक नहीं करना है जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। खासकर कि जो लोग, अगर आपको लग रहा है कि आपको खांसी लगातार आ रही है और फीवर की अगर आपको समस्या लग रही है, फीवर आ रहा है आपको, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि आप पैरासीटामोल जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, आप उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मास्क जरूर उपयोग करें। कोविड में लगातार लोगों को यही कहा जा रहा था कि घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करके रखें। स्वाइन फ्लू के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा गया है कि आप मास्क का उपयोग जरूर करें, ताकि आप खुद भी सही रह सकें और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप इस फ्लू से संक्रमित ना होने दें। और उसके लिए भी मास्क इसलिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खासकर कि प्रेग्नेंट लेडीज और जो बच्चे हैं वो ज़रूर सतर्कता बरतें। कुछ भी अगर लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इस बीमारी को लेकर जो भी है चेकअप आप कराइए और एक्सरे ज़रूर कराइए। तमाम जानकारियाँ हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए थे उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें